हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। यह आपकी जो है संवैधानिक की बात अगर जो की जाए तो इसमें आपका जो है ये आपका साक्ष्य विधि की क्लास होने वाली है। अब आपका जो है साक्ष्य विधि आपका चलेगा, ठीक है। लेवल ला का आपका जो है एक दो टॉपिक बचे हैं वो आपके कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। आज से आपका जो है एविडेंस ला चलेगा, ठीक है। एविडेंस ला का सिलेबस हमने आपको भेज दिया था और उसका वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और एविडेंस ला अगर जो की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले किसी भी चीज़ को अगर जो मान लो कोई नदी है, कोई तालाब है, कोई भी चीज़ है, कोई आपका जो पहाड़ है, तो अगर जो वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, और उसको देखना होता है, उसको क्रॉस करना होता है पहाड़ को, तो वहाँ पे पहले ये देखते हैं ये कितना लंबा है, कितना दूर है, कहाँ तक कैसे हम चल पाएंगे, ठीक है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। उसी तरह से आपका जो कोई भी सब्जेक्ट है तो उसको देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है कि उसमें कौन सा सब्जेक्ट में आपका कौन कौन सा सिलेबस है। ये सारी चीज़ों का आपको जो है सिलेबस हम भेज चुके हैं और सिलेबस का वीडियो भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें आपको प्रस्तावना देखते हैं कि ये चीज़ें आपकी कहाँ से आई। और कोई भी निबंध लिखते हैं या फिर कोई भी कहानी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो सबसे पहले आपका प्रस्तावना ही लिखते हैं। तो प्रस्तावना जो है आपका उस पूरे चीज का जो शीर्षक आपका कह सकते हो, ठीक है। तो आपका साक्ष्य विधि में हम प्रस्तावना देखते हैं और प्रस्तावना आपका है आपका साक्ष्य अधिनियम जो है ये आपका 1872 में दिया गया है। साक्ष्य अधिनियम आपका किसमें बताया गया? 1872 में या प्रवर्तन में आया, मतलब ये 1872 में लागू हुआ। यह अधिनियम जो है अपने आप में ही विस्तृत है क्योंकि यह साक्ष्य विधि की कतिपय कल्पनाओं की परिभाषा देता है। अब प्रस्तावना का मतलब ये होता है, जैसे आपका संविधान है, भारत का संविधान, तो भारत का संविधान में सबसे पहला जो पेज है वो आपका उद्देश्य का है, मतलब उस बुक में आपको क्या बताया गया, ठीक है। उसी तरह से आपका प्रस्तावना होता है कि ये जो पूरा आपका जो है सब्जेक्ट होने वाला है इसमें आपका क्या बताया गया, इसमें किस चीज को जो है आपको ज्यादा फॉलो अप करना है, किस चीज को छोड़ना है, ये सारी चीजों का जो है प्रस्तावना में देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यही चीज आपको अभी हम संविधान में बात करेंगे तो वहाँ पे उद्देशिका होते हैं, वहाँ पे उद्देशिका में आपका लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, ये सारी चीजें जो है इन सब चीजों पे आपका पूरा संविधान आपका रुका हुआ है, ये आपके न्यू है, ठीक है। तो ये शब्द जो है आपके संविधान के न्यू है। उसी तरह से प्रस्तावना भी आपका जो है एविडेंस ला का जो है पूरा अपना न्यू के रूप में देख सकते हैं। और प्रस्तावना में और भी देखते हैं कि यह जो है केवल आपका साक्ष्य विधि की कतिपय कल्पनाओं की परिभाषा देता है, ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है, कि आपका एविडेंस क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इस चीज को आपका साक्ष्य विधि बताता है। साक्ष्य विधि में ही आपको इसको जो है कोई भी कल्पना है उसको भी यहाँ पे परिभाषा देता है, उसको समेकित करता है, मतलब उसको इंक्लूड करता है, उसमें संशोधन करता है, एडिटिंग करता है, फिर भी यह निशेष नहीं है, मतलब इसको जो है जरूरी है आप जो है कल्पनाओं की परिभाषा तो देता है लेकिन इसको अमान्य आप नहीं कह सकते, ठीक है। यदि किसी बिंदु पर स्पष्ट प्रावधान है तो न्यायालय उन्हें मानने के लिए बाध्य होता है। अगर जो कहीं पर भी आपका जो स्पष्ट प्रावधान लिखा गया कि ये चीज यहाँ पे ये लागू होगी तो न्यायालय उसको मानता है, ठीक है, उस पर मानने के लिए न्यायालय बाध्य होता है। वहां पे अपना जो है कतिपय कल्पनाओं की परिभाषा जो है वहां पे इंक्लूडिंग नहीं करेगा। परंतु यदि कोई प्रावधान किसी बिंदु पर नहीं है तो न्यायालय आंग्ल विधि मतलब अंग्रेजी जो कानून है, इंग्लिश कानून, या फिर किसी अन्य देश के जो विधि है तो उनसे मार्गदर्शन ले सकता है, ठीक है। अंग्रेजी कानून का मतलब होगा आपका जो है ब्रिटिश में जो आपका कानून चल रहा है वहां से जो मार्गदर्शन ले सकता है, या फिर कहीं पे अन्य देश में अगर जो उसके लिए जो है पर्टिकुलर कोई कानून है तो वहां से अपना मार्गदर्शन ले सकता है। कौन? साक्ष्य विधि अधिनियम में, ठीक है। इस अधिनियम की प्रस्तावना यह दर्शाती है कि अधिनियम व्यापक है। अधिनियम जो है आपका साक्ष्य विधि अधिनियम ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही व्यापक है क्योंकि यह साक्ष्य के एलिमेंट्स को मतलब साक्ष्य के तत्व को परिभाषित करता है। आपका साक्ष्य के तत्व मतलब क्या हो सकता है? जैसे आंखों से देखा गया, आपके जो है ज्ञानेंद्रियों से देखा गया, सुना गया, फील किया गया, या फिर कोई जो है व्यक्ति है सीधे आपका जैसे चश्मे गवाह हुआ, या आपका जो है कोई भी पर्सन है घटना स्थल पर उपस्थित था। तो इन सब चीजें के आपके जो तत्व हैं इनकी परिभाषा जो है देता है कौन? आपका साक्ष्य विधि। और कुछ का संशोधन करता है और एकत्रीकरण भी यह करता है। फिर भी यह जो है पूर्ण रूप से अपने में जो है प्रख्यात मतलब जो है व्यापक तो है लेकिन अपने रूप में जो है पूर्णता जो है नहीं है, ठीक है। तो पूर्णता का मतलब कि कोई भी चीज को है
अगर जो जैसे मान लो ये इतना बड़ा है, जैसे आपका समुंदर है, ठीक है, तो समुंदर तो व्यापक है ना, पूरा है, लेकिन अगर समुंदर की बात की जाए तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे तो जरूर फंक्शन होते हैं कि जिसमें वो चीज नहीं होता। जैसे समुद्र में जो है मीठा पानी नहीं होगा, ठीक है, तो व्यापक तो जरूर है आपका समुंदर, लेकिन ये खारे पानी का जो समुंदर होता है इसमें व्यापक जो है आपका मिठास नहीं होगी, ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ कमी तो होती है। तो उसी तरह से आपका जो प्रस्तावना साक्षी अधिनियम जो है ये आपका पूर्णतः व्यापक तो है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें इसमें कमी है। यदि किसी विशेष बिंदु पर इस अधिनियम में उपबंध नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो किसी दूसरी जो है जगह से जो उसका कानून है वहां से ले लेगा, विदेश से, मतलब जो आपका जो है न्यायालय बाहर से ले लेगा, ठीक है, अन्य देशों की विधियों से ले लेगा। अगर जो उस चीज का इसमें जो है आपका अनुबंध है, उपबंध है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, तो न्यायालय उसी का जो है अनुसरण करता है जो यहाँ पे पहले इंक्लूड है, ठीक है, ये चीज इसमें बताया गया आपका प्रस्तावना में। अगला आपका पॉइंट है साक्ष्य विधि कार्य। साक्ष्य विधि के कार्य क्या है इसको देखते हैं। साक्ष्य मतलब होता है आपका एविडेंस। एविडेंस मतलब आप लोग जानते हैं कि सबूत। साक्ष्य सिंपल का मतलब आपका होता है सबूत, ठीक है, और सबूत अगर जो आप आम बोलचाल की भाषा में देखते हैं तो आपको काफी ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। न्यायालय के सामने आने वाले सभी मामलों में किसी ना किसी तथ्य की कहानी होती है। कोर्ट में जाएंगे तो कोई ना कोई चीज होता है और हर एक चीज की आपकी वहां पे एक कहानी के रूप में देखते हैं कि कोई भी अगर मूवी देखते होंगे तो उसमें भी एक कहानी से जो है आपका वो तथ्य निकलता है। ये चीज वहां पे हर जगह होती है। जो तथ्य मामलों को जन्म देते हैं वो प्रायः जीवन काल के कामकाज से ही घटित होते हैं। उदाहरण के लिए अगर तो देखें तो क्या होता है, एक भीड़ वाली सड़क पर लोग चल रहे हैं और वाहन चला रहे हैं। हर आदमी बहुत तेजी से जा रहा है, अचानक दो वाहन आपस में टकरा जाते हैं, ठीक है, डेली का वो क्रियाकलाप है, वाहन जा रहे आ रहे हैं, लोगों का जाना आना है, वाहन टकरा गए। उनमें से एक वाहन पर जो है डायनामाइट लदा हुआ था। डायनामाइट मतलब जो आपका विस्फोटक होता है, ठीक है, और दुर्घटना से उसका विस्फोट हो गया। फलस्वरूप एक नजदीक के अस्पताल में एक नर्स के हाथ से बच्चा गिर जाता है, ठीक है, और उसे चोट लग जाती है। तो ये दोनों जो मैटर हैं ये आपके जो है एक साधारण कामकाज से, मतलब साधारण जीवन के कामकाज से आपके रूप में घटित हुए हैं, ठीक है, और ये मामले न्यायालय में आते हैं। प्रत्येक मामले में दुर्घटना की प्रकृति और उस कारण का विवाद का विषय होता है, ठीक है। जिन तथ्यों के कारण दुर्घटना हुई है सब तथ्य पुनः न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं, ठीक है। किस कारण से वहां पे घटना हुई है ये तथ्य आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है, जिससे कि न्यायाधीश आपका वास्तविक घटना को समझ सके और तभी वह जो पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों के बारे में न्याय उचित जो है निर्णय वहां पे दे सके और अपनी विधि को वहां पे उचित विधि को लागू कर सके। ये चीज होती है कि आपकी कुछ भी चीजें होती हैं वो आपके जीवन के कामकाज से ही साधारण रूप में घटित होती हैं। इसी प्रकार अगर तो देखते हैं कि इस प्रकार से जब किसी न्यायाधीश को किसी तथ्यों से संबंधित अधिकार और दायित्व के बारे में निर्णय लेना होता है तो वास्तविक तथ्यों के विषय में किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि तथ्यों के बारे में जानकारी उसके समक्ष प्रस्तुत हो। कोई भी चीज का है अगर जो आपको न्यायालय में निर्णय जज साहब लेंगे तो वहां पे जाहिर सी बात है निर्णय लेना बहुत बड़ी बात होती है किसी दूसरे को, जो आपका दोषी हो या फिर दोषी ना हो। अगर दोषी ना है और उसको आपको दोषी ठहरा दिया जाएगा तो वहां पर भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, और जो दोषी हो और उसको दोष मुक्त किया जाए तो वहां पर भी जो है काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो वहां पे आपका निर्णय लेना किसी भी जज के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन वहां पे अगर जो प्रारंभिक के आपके जितने भी तथ्य होते हैं उनके सामने अगर प्रस्तुत कर दिए जाते हैं तो निर्णय लेने में थोड़ा आसानी हो जाती है। ये चीज यहाँ पे बताया गया है। तथ्यों के विषय में प्रासंगत विधि का प्रयोग करने के लिए यह प्राथमिकता आवश्यक है कि तथ्य साबित कर दिए जाएं। मतलब वहां पे जो जो कंडीशन थी, जो जो तथ्य थे उनको साबित करना आवश्यक हो जाता है। जिस प्रक्रिया द्वारा तथ्य साबित किए जाते हैं उसका नियमन साक्ष्य विधि के द्वारा होता है, ठीक है। मतलब जो प्रक्रिया में जो है आपका तथ्य वहां पे साबित किए हैं, जो एविडेंस साबित किए हैं, वो आपका नियमन साक्ष्य विधि के द्वारा होता है। साक्ष्य विधि का कार्य उन नियमों का प्रतिपादन करना है जिनके द्वारा न्यायालय के समक्ष तथ्य साबित या फिर नासाबित किए जाते हैं। किसी तथ्य को साबित करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके नियम और सिद्धांत साक्ष्य विधि द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसी भी तथ्य को साबित करने का नियम, प्रक्रिया, जो भी चीज है, एविडेंस को अगर जो वहां पे कोर्ट में ले जाना है तो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं पहले से ही साक्ष्य विधि के द्वारा। साक्ष्य विधि आपका निर्धारित करता है।
साक्ष्य विधि पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करती है। यह केवल इस नियम का प्रतिपादित करती है जिससे कि न्याय प्रणाली आपका सुविधाजनक चलाया जा सके। यह विधि साक्ष्य के बारे में नियम बनाकर न्यायालय को मार्ग को प्रशस्त करती है। साक्ष्य विधि की प्रक्रियात्मक जो दूसरी कर्ता के साथ साथ यह बताती है, कर्तव्यों के साथ साथ यह बताती है कि कोई तथ्य कैसे साबित किया जाए। ठीक है, यह चीज आपका साक्ष्य विधि के कार्य में हम लोग देखते हैं कि साक्ष्य विधि कैसे अपना कार्य करती है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है, आपका कोई भी चीज है, अगर जो जैसे आपका नाम जो है सौरभ है, तो सौरभ नाम है ना, तो आपका नाम कैसे आया, इसका विस्तार कहाँ से हुआ या प्रारंभ कैसे हुआ, तो हर एक चीज का नाम विस्तार प्रारंभ होता है। तो इसी तरह से साक्ष्य विधि, तो भारतीय साक्ष्य विधि है ये आपका 1872 में आया। इसका विस्तार आपका संपूर्ण भारत में है। पहले आपका जो है यहाँ पे जम्मू और कश्मीर में नहीं था, लेकिन अब संपूर्ण भारत में है। यह सभी न्यायालय के समक्ष सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है, जिसमें सेना न्यायालय भी शामिल होती है। लेकिन सेना न्यायालय में आपका ये चीजें नहीं शामिल होंगी। कौन सी चीजें? वह सेना जो न्यायालय, वो सेना न्यायालय जो सेना अधिनियम 1950 के अंतर्गत आती हैं, जो सेना अधिनियम 1950 के अंतर्गत जो सेना आपकी आती हैं, ये उस पर लागू नहीं होता है। उसमें कौन कौन सी आती हैं? आपका इंडियन नेवी आती है, वायुसेना आती है। किसमें आती है? सेना अधिनियम में। और इन दोनों पे आपका जो है साक्ष्य विधि लागू नहीं होता है। किसी न्यायालय या फिर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र अगर जो होता है तो उस पर भी ये आपका लागू नहीं होता है। और मध्यस्थ के समस्त अगर जो कार्रवाई होती है, मध्यस्थ मतलब आपका जो मीडिएटर होता है, उसके समक्ष अगर जो कोई कार्रवाई होता है तो वहां पर भी ये चीजें आपकी लागू नहीं होती हैं। 3 जगह आपका साक्ष्य विधि लागू नहीं होता। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है कि न्यायिक कार्रवाई क्या होती है, जुडिशियल प्रोसेसिंग क्या होती है। इसको हम देखते हैं कि यह अधिनियम सभी प्रकार के न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी कार्रवाई को तब न्यायिक कहा जाता है जब जांच के लिए दोनों ओर से साक्ष्य दिया जाना चाहिए हो। मतलब कोई भी कार्रवाई है तो उसको न्यायिक तब कहा जाएगा जब आपका दोनों तरफ से वहां पे व्यक्ति ने अपना जो है साक्ष्य दिया हो। मतलब यहाँ पे ये ए हैं, ये आपके बी हैं, और ये यहाँ पे कोई इनका केस हो गया। ठीक है, और ये केस आपका गया कहाँ? कोर्ट में। ठीक है, अब ये कोर्ट में न्यायिक ये आपका कोर्ट है। अब ये यहाँ पे जो ये कार्रवाई इनके बीच होगी, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ये आपकी न्यायिक कार्रवाई तब होगी जब इनकी तरफ से भी आपका एविडेंस दिया जाए और इनकी तरफ से भी एविडेंस दिया जाए, तब आपकी ये न्यायिक कार्रवाई होगी। ठीक है, सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देना होता है और फिर विवेक का उपयोग करते हुए निर्णय वहां पे करना होता है। ऐसी जांच को तथ्यों के अन्वेषण से भिन्न रखा जाता है, क्योंकि इसमें केवल एलिमेंट्स मतलब तत्व खोज निकाले जाते हैं। इसमें आपके क्या तत्व हैं उनको निकाला जाता है कि किस चीज के लिए जो है क्या क्या यहाँ पे तत्व होंगे जहाँ पे यहाँ जो अपराधी को पकड़ा जा सकता है, इन सब चीजों को वहाँ पे खोज निकालना होता है और उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना होता है। इसे प्रशासनिक जांच से आपका भिन्न रखा जाता है। अगला आपका पॉइंट है, इसीलिए न्यायालय शब्द में सभी न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को धारा 3 के अंतर्गत शामिल किया गया है, जो विधि द्वारा साक्ष्य ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत होते हैं। इसमें क्या होता है, आपके सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेटों को धारा 3 के अंतर्गत रखा गया है। इनमें मध्यस्थों को छोड़कर, मतलब जो आपका मीडिएटर होते हैं उनको छोड़कर सबको धारा 3 में रखा गया और इस साक्ष्य ग्रहण करने के लिए वहां पे प्राधिकृत होते हैं, उनकी मजबूरी होती है साक्ष्य ग्रहण करना। ठीक है, यह अधिनियम शपथ पत्रों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि शपथकर्ता का कथन साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं लिया जा सकता। शपथकर्ता का जो है आपको कथन जो भी होता है उसको जो है आपका इसमें नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जब तक कि वह स्वयं न्यायालय में पेश होकर उन तथ्यों की गवाही ना दे तब तक जो है क्या होता है उसने शपथ पत्र में कहे हैं। ठीक है, मतलब अगर जो शपथ पत्र में किसी व्यक्ति ने ये जो है अपनी चीजों का उल्लेख किया है तो उसको आप जो है साक्ष्य नहीं मानेंगे जब तक कि वह व्यक्ति आपके कोर्ट में आकर वहां पे गवाही ना दे कि हमने ये शब्द कहे हैं, तब तक वो जो है शपथ पत्र में जो भी चीज लिखा होगा उसको हम गवाही नहीं मानते हैं। मध्यात्म कार्रवाइयों के
बारे में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि साक्ष्य विधि अपने पूरे बल रूप से मध्यात्म कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता है। मतलब मध्यात्म कार्रवाई मतलब जो मीडिएटर होता है, दोनों लोगों के बीच में अगर जो कोई कार्रवाई होती है तो साक्ष्य अधिनियम जो है अपने पूरे बल रूप से जो है उसके ऊपर लागू नहीं होता। यह चीज आपका बताया है किसने? आपका उच्चतम न्यायालय ने। अगला आपका पॉइंट है साक्ष्य की परिभाषा, और साक्ष्य की परिभाषा आपका धारा 3 में बताया गया है। इसको हम यहाँ पे देखते हैं। साक्ष्य शब्द का अर्थ ऐसी वस्तु से है जिससे किसी विवादग्रस्त तथ्य को साबित किया जाता है। ठीक है, अब विवादग्रस्त वस्तु क्या होती है कि जिस चीज के लिए आपका विवाद हुआ है उसको साबित किया जाता है। कोई भी ऐसी वस्तु या फिर बात उस प्रश्न को न्यायालय के सामने स्पष्ट कर सके कि वह साक्ष्य, कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है या फिर आपकी बात हो सकती है जिससे यह साबित होता है कि ये आपका एक एविडेंस है, एक साक्ष्य, एक सबूत है, तो उसको माना जाता है। ठीक है, जब यह प्रश्न कि आगजनी आरंभ होने के पूर्व क्या कोई विस्फोट हुआ था, मतलब मान लो कोई एक प्रश्न है कि वहां पे आग लग गई, तो आग लग गई तो इससे पहले क्या वहां पे कोई विस्फोट हुआ था, तो ये एक प्रश्न है। तो वहां पे बोला गया कि तो विस्फोट का जो है धमाका और चमक इसके साक्ष्य होंगे। मतलब क्या है इसका मतलब कि देखिए जैसे यहाँ पे ये आपका एक केबिन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, आग लग गई आपकी। तो यहाँ पे एक प्रश्न बना, क्या यहाँ पे आग तो लग गई लेकिन आग से पहले क्या यहाँ पे कोई विस्फोट हुआ था? तो मान लो ये चीज है, ठीक है। तो विस्फोट अगर जो हुआ तो यहाँ पे चमक भी होगी, आवाज भी होगी। जब चमक और आवाज होगी तो ये आपके क्या हो सकते हैं, ये आपके सबूत हो सकते हैं। ये चीज यहाँ पे बताया गया, ठीक है। अगर जो कहीं पे आग लगी तो इसका एक प्रश्न आपका बनेगा, जाहिर सी बात है कि क्या आग लगने से पहले कोई विस्फोट हुआ था? नहीं, वहां पे विस्फोट नहीं हुआ था, तो वहां पे आपका चमक और आवाज का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, वहां पे विस्फोट हुआ था, तो चमक और आवाज किसने देखी? ठीक है, तो वहां पे आपका ये एविडेंस के रूप में हो जाएगा ये चीज, ठीक है। और जिन व्यक्तियों ने उस चमक को देखा है, उस धमाके को सुना है, वे या साक्ष्य दे सकते हैं कि विस्फोट हुआ था। जब किसी तथ्य का होना मनुष्य की याददाश्त अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से रिकॉर्ड हुआ है तो रिकॉर्ड भी घटना का साक्ष्य होता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर तो देखता है तो वो आपका साक्ष्य है, लेकिन मान लो वो चीज आपका कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, आपका जो है ऑडियो रिकॉर्ड हो गया, या फिर किसी अन्य तरीके से अगर जो वो रिकॉर्ड हो गया तो वो भी आपका एक साक्ष्य होता है। जहां किसी संविदा के अंतर्गत माल के परिधान का तथ्य किसी दस्तावेज पर लिखा गया है, जैसे कि परिधान रजिस्टर व दस्तावेज परिधान के तथ्य का साक्ष्य होगा। परिधान मतलब किसी को दान देना होता है, ठीक है, वो आपका रजिस्टर में लिखा हुआ है, तो वो भी आपका जो है एक साक्ष्य होता है। और धारा 3 में साक्ष्य शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। अब ये चीज तो हम घटना का देखते हैं, साक्ष्य शब्द का अर्थ क्या है, कैसे आपका साक्ष्य हो सकता है। अब साक्ष्य शब्द की परिभाषा, साक्ष्य आपका क्या होता है, इसको हम देखते हैं। साक्ष्य शब्द की परिभाषा में अगर देखें तो वे सभी कथन जिनके आपका जो विचाराधीन तथ्यों के विषय में के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्ष्यों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या फिर अपेक्षा करता है, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। ऐसे सारे कथन जो किसी व्यक्ति के द्वारा मुंह से बोले जाते हैं वो आपके कथन मौखिक कथन जो है मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं, ठीक है। न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सभी दस्तावेज जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल होते हैं, ये सब आपके दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मतलब जैसे आपका जो है क्या होता है कि कीप नोट्स में आपका जो है आपकी जीमेल हो गई, ईमेल हो गई, ठीक है, आपका वीडियो हो गया, ये सारी चीजें आपका जो है दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में आते हैं। यह साक्ष्य शब्द की कोई परिभाषा नहीं है। अब साक्ष्य शब्द की कोई परिभाषा नहीं। अभी आपको एक चीज बताया जाए कि आपकी जुबान है, ठीक है, और जुबान जो है कुछ भी आप खाते हैं, ठीक है, तो जुबान है तो आप कुछ भी खाते हैं तो वहां पे एक टेस्ट आता है, ठीक है। आप सोचो कि आप टेस्ट की परिभाषा दे दो तो आप टेस्ट की परिभाषा नहीं दे सकते, टेस्ट की परिभाषा नहीं दे सकते। आप किसी भी चीज का आपके मन में फीलिंग होती है, तो फीलिंग जब होती है तो आपसे बोला जाए कि आप फीलिंग की परिभाषा दे दो, तो फीलिंग की परिभाषा आप नहीं दे सकते हैं। आपका फीलिंग दुखी, सुखी, हंसना, बोलना, ये सारी आपकी फीलिंग हो सकती हैं, लेकिन सोचो आप फीलिंग की परिभाषा दे दोगे तो नहीं दे पाओगे। टेस्ट में सोचो आपका खट्टा, मीठा,
कड़वा, ये सब चीजें होती है। सोचो आप टेस्ट की परिभाषा दे दोगे तो नहीं दे पाओगे। उसी तरह से आपका साक्ष्य है, ठीक। साक्ष्य क्या होता है, साक्ष्य जो भी है तो साक्ष्य की परिभाषा नहीं होती है। साक्ष्य में आपकी चीजें होती हैं, जैसे आपका क्या होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, ये आपकी साक्ष्य की परिभाषा में आता है। ऑडियो हो गया, ये आपकी साक्ष्य की परिभाषा में आता है। आपके जीमेल हो गया, ईमेल हो गया, ये भी आपकी साक्ष्य की परिभाषा में आता है। आपका कोई व्यक्ति मौखिक जो है गवाही दे रहा है तो वो भी आपकी साक्ष्य की परिभाषा में आता है। ये सब कुछ आपकी साक्ष्य की परिभाषा में आता है, लेकिन साक्ष्य की खुद की परिभाषा नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे आपका टेस्ट की परिभाषा नहीं हो सकती, आपका फीलिंग की परिभाषा नहीं हो सकती, वैसे आपका साक्ष्य होता है, इसके भी आपकी परिभाषा नहीं है, ठीक है। यह केवल उन चीजों की गिनती में आता है जो साक्ष्य शब्द में सम्मिलित की जाती हैं। जैसे आपका अभी हम आपको बताए व्यक्ति को द्वारा वर्णन करना, धमाका, ये सब चीजें आपके साक्ष्य की परिभाषा में आ जाती हैं। उच्चतम न्यायालय का यह विचार है कि यह परिभाषा अपने आप में संपूर्ण है। जब भी शब्द इससे अभिप्रेत है, जब भी शब्द इससे अभिप्रेत है तब इसमें आते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, तो एक प्रकार से यह इंगित करता है कि यह पक्के प्रकार की परिभाषा है। इसके अतिरिक्त उन शब्दों को कोई अन्य परिभाषा नहीं दी जा सकती, ठीक है। ये आपके जो शब्द हैं उनकी आपकी परिभाषा है, ठीक है। अगला पॉइंट, साक्ष्य का प्रकार आपका क्या होता है। साक्ष्य के आपके दो प्रकार होते हैं, एक आपका मौखिक होता है, एक दस्तावेजी होता है। अब मौखिक और दस्तावेजी देखिए, यहाँ पे आपका साक्ष्य है तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं, मौखिक और एक दस्तावेजी। मौखिक में आपका एक व्यक्ति होता है, ये आपका यहाँ पे गवाही दिया, ठीक है। और यहाँ पे दस्तावेजी में आपका क्या हो सकता है, आपको ईमेल आई हो, आपको जो है कहीं पे आपका कागज में कागजी हो, आपका वीडियो हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी आपका आइटम जिससे आपका जो साक्ष्य प्रस्तुत हो, ठीक है, या फिर आपका ऑडियो हो। ये आपकी जो है दो तरीके से, ये आपका दस्तावेजी जो साक्ष्य होते हैं, ये आपका मौखिक साक्ष्य होता है। साक्ष्य आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। डांडिक मामलों में भी आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड द्वारा साक्ष्य दिया जाता है, जिसमें आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस भी शामिल होती है। इसके अतिरिक्त साक्ष्य में ऐसे दस्तावेज भी शामिल है जिसमें किसी घटना का अभिलिखित किया गया है। यह धारा एक प्रकार की साक्ष्य के बारे में बताती है, जिसकी परिभाषा देती है। जो परिभाषा इस प्रकार की है, जिसमें दो प्रकार के साक्ष्य आपको दिया गया है, आपका अर्धन गवाह के कथन तथा दस्तावेज इसमें आपके नहीं है। इसके अतिरिक्त आपका किसी अदर प्रकार का साक्ष्य नहीं होता है। अर्धन गवाह आपका हो सकता है, दस्तावेजी साक्ष्य हो सकते हैं, ये सब चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा आपका कोई साक्ष्य नहीं होता है। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो जब न्यायाधीश स्वयं मौके का निरीक्षण करने जा रहा है और उसका नक्शा बनाता है तो वह भी एक साक्ष्य है। अगर जो कोई न्यायाधीश कहीं पर जा रहा है, उसका नक्शा बनाता है तो वह भी एक साक्ष्य है, लेकिन वह ना तो किसी गवाह का मौखिक कथन है और ना ही कोई दस्तावेज है जो पक्षकारों ने प्रस्तुत किया है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि वह एक प्रकार का साक्ष्य है, ठीक है। मतलब किसी न्यायाधीश ने कोई दस्तावेज बनाया है, लेकिन वो किसी गवाह ने प्रस्तुत नहीं किया है किसी भी चीज जांच के लिए, तो ये जो दस्तावेज है ये भी आपका एक प्रकार का साक्ष्य होगा। धारा 3 में दी गई परिभाषा इस बात से अभिप्राय में पूर्ण है कि अंतिम रूप में प्रत्येक प्रकार के साक्ष्य का या तो मौखिक साक्ष्य हो सकता है या फिर दस्तावेजी साक्ष्य के श्रेणी में हो सकता है। साक्ष्य आपके दो ही टाइप में होंगे, या फिर मौखिक या फिर दस्तावेजी, ठीक है। अगला आपका पॉइंट, इस परिभाषा में उदाहरण की अगर स्वीकृति का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है, परंतु अधिनियम स्वीकृत का सुसंगत साक्षी मानता है, ऐसे साक्षी को भी एक दूसरे की जो है आपका एक दूसरे की जो है श्रेणी में डाला गया है। अगर स्वीकृति आपकी मौखिक है तो इसका साक्ष्य किसी ना किसी गवाह के कथन के रूप में होगा और यह मौखिक साक्ष्य आपका होगा। अगर वह लिखित है तो आपका वह दस्तावेजी साक्ष्य हो जाएगा, जैसा होगा वो आपको वहां पे चीजें हो जाएगी, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों के अनुसार शपथ पत्र साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अर्थ के अंतर्गत साक्ष्य नहीं है। मतलब शपथ पत्र आपका जो है ये आपका साक्ष्य नहीं है। पॉइंटेड आपका यहाँ पे पॉइंट वाला, मान लो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है तो ये आपको पूछेगा कि क्या शपथ पत्र आपका साक्ष्य है, तो आपका वो साक्ष्य नहीं है। वे साक्ष्य के रूप में तभी प्रयोग में आएगा जब वहां पे क्या होगा, जो व्यक्ति होगा वो वहां पे गवाही देगा। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया है कि यदि कोई कथन
उस अधिकारी से कम दर्जे वाले ने रिकॉर्ड किया है, उस अधिकारी से कम दर्जे वाले ने रिकॉर्ड किया तो किसी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत है, इससे कथन की साक्ष्य मूल्य में कोई कमी नहीं होगी। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो यहाँ पे आपका एक की रैंक आपकी ये है और एक की रैंक आपकी मान लो रैंकिंग वाइज है 1 2 3 4 5 6 7, मान लो ये रैंकिंग आपकी 5 है और इस व्यक्ति का कोई मैटर है, ठीक है, और इस व्यक्ति का मैटर है और इस रैंकिंग वाले ने इस व्यक्ति के मैटर को रिकॉर्ड किया। मान लो 5 रैंकिंग 4 वाले का मैटर है और रैंकिंग 2 वाले ने रिकॉर्ड किया है, ठीक है। तो क्या होगा? तो ये जो भी रिकॉर्ड किया है तो रैंकिंग कम होने से साक्ष्य में कोई भी अंतर आपका नहीं पड़ेगा, ये चीज यहाँ पे बताया गया। तथापि जहां तलाशी और अभिकरण, स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1955 की धारा 50 के संरचनात्मक उपबंधों का अनुपालन किए बिना किया गया था, अभिग्रहण को उचित नहीं माना गया, इसीलिए वह दोषपूर्ण रूप में कब्जे के रूप में पाया गया। तो इसका इतना कोई मतलब नहीं, ठीक है, ये आपका इतना कोई मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपका नहीं है। अगला आपका पॉइंट, साक्ष्य की परिभाषा में वह साक्ष्य सम्मिलित नहीं है जिसे आंट विधि में वास्तविक साक्ष्य कहते हैं, मतलब रियल एविडेंस कहते हैं, यह साक्ष्य की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। यह साक्ष्य की एक तीसरी श्रेणी होती है और इसे वस्तुओं को अभिप्रेत करती है जो न्यायालय के जांच के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। इस श्रेणी में ऐसी वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जैसे चित्र, हत्या का औजार, खून, रंगे कपड़े। साक्ष्य अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य माना जाएगा, यह आपका दस्तावेजी साक्ष्य माना जाता है। लेकिन रियल एविडेंस की अगर बात करें तो यह वहाँ पे तीसरा श्रेणी होगी, लेकिन तीसरी श्रेणी अपने यहाँ मानी नहीं होगी। दस्तावेज एक ऐसी वस्तु को कहते हैं जिस पर किसी तथ्य का होना स्थायी रूप से निबंधित होता है, और खून से रंगा औजार या फिर कपड़ा भी किसी तथ्य के होने का प्रमाण हो सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट, अब देखिए कि अनुचित साधनों द्वारा प्राप्त आपके साक्ष्य क्या होते हैं। तो अनुचित साधन जो आपके उचित ना हो, उचित का विलोम ही आपका अनुचित होता है। इसके द्वारा जो आपको प्राप्त साधन होते हैं वो आपके क्या होते हैं उनको देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने पुष्पा देवी राम जातिया बनाम ML वाधवा में स्पष्ट किया था। यह आपका एक केस हुआ था जिसमें स्पष्ट किया कि जब स्थापित साक्ष्य शब्द की परिभाषा में आ जाए तो न्यायालय इसे उपयोग में ले सकता है तथा यह जानने की कोई आवश्यकता नहीं होती कि किस तरीके से उसे अभिप्राप्त किया गया है। न्यायालय ने वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर के निर्णय में सर लॉरेंस जेनिंग्स का जो है वह अवलोकन उद्धृत किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सुसंगत साक्ष्य सुसंगत ही रहता है, चाहे वह दंड प्रक्रिया संहिता का अतिक्रमण करते हुए तलाशी या फिर अभिग्रहण के दौरान ही क्यों ना उसको प्राप्त किया गया हो। इसी प्रकार आपका जो आपका सुसंगत जो साक्ष्य होगा, चाहे वो जैसे प्राप्त किया होगा, वो आपका साक्ष्य ही रहता है। इसी प्रकार बोला गया कि हाउस ऑफ लाइस ने आर बनाम संघ में कहा। ये आपके जो हाउस ऑफ लाइस हैं, तो ये वाली चीजें आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये वाली अगर जो आप यहाँ पे एग्जाम में लिखते हैं तो आपके लिए जो काफी ज्यादा इफेक्ट डालता है, ठीक है। ये आपको चीजें याद रखना होगा क्योंकि ये चीजें आपके एग्जाम में इफेक्ट डालता है, और इफेक्ट डालता है तो जाहिर सी बात है आपके नंबर इंक्रीज होंगे। चाहे कोई न्यायाधीश इस ढंग का कितना भी गलत क्यों ना समझे जिसके द्वारा साक्ष्य प्राप्त किया गया था, यदि वह अभियुक्त के दोष को साबित करता है तो न्यायालय का यह कार्य नहीं है कि ऐसे साक्ष्य का अपवर्जन करे। मतलब साक्ष्य आपका कहीं से भी आया हो, वो गलत सही तरीके वो बाद की बात है, लेकिन अगर जो उससे साबित होता है कि यह व्यक्ति दोषी है तो उस साक्ष्य का अपवर्जन नहीं कर सकता कौन? न्यायाधीश या फिर न्यायालय। उच्चतम न्यायालय ने केवल यह चेतावनी दी है कि यदि ऐसे साक्ष्य का प्रतिकूल प्रभाव उसके साक्ष्यिक मूल्य से अधिक है तो उसे अपवर्जित किया जा सकता है। हाउस मतलब साक्ष्य मूल्य क्या? जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो कोई ऐसा साक्ष्य है, ये मान लो आपका साक्ष्य है, इससे सिद्ध होता है कि ये जो वाला व्यक्ति जो है आप मतलब दोषी है और इसने एक लोगों का जो है मर्डर किया है, और सोचा ये साक्ष्य आपको लाने के लिए आपको 3 लोगों का और मर्डर किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये साक्ष्य आपका नहीं मान्य होगा क्योंकि इससे ये जो है आपका ऊपर हो जाएगा। साक्ष्य ऐसा हो कि ऐसा नहीं कि एक लोगों को बचाने के चक्कर में 3 लोगों को मार दो, ये चीज तो वहां पे नहीं है ना।
तो इसका मतलब क्या है कि आपका अपवर्जित हो सकता है, लेकिन जो आपका साक्ष्य है उससे वो ऊपर नहीं होना चाहिए। हाउस ऑफ लाइस ने निर्णय दिया है कि ऐसे साक्ष्य का अपवर्जन तब अनुज्ञात होता है जब अपराध हो जाने के बाद अभियुक्त को अपराध में फांसने के लिए छल कपट का शिकार बनाया गया। अपराध में फांसने का छल एक ऐसा तथ्य है जिसे सभी परिस्थितियों के साथ साथ न्यायाधीश को संतुलन के कार्य का ध्यान में रखना होता है। फ्रांस की विधि का तथा यूरोप के मानव अधिकारों के कन्वेंशन के नियमों का अतिक्रमण साक्ष्य प्राप्त करने के कार्य में शामिल थे और इसीलिए साक्ष्य प्राप्त करने का उचित ढंग नहीं रहा गया था। ऐसे साक्ष्य के औचित्य के विचारण पर जो प्रभाव आएगा वही उनके ग्राह्य होने की कसौटी है, ठीक है, और अपने आप में वह एकमात्र उदाहरण होता है। दूसरे अपराधों के अन्वेषण में अभिप्रात आपका साक्ष्य क्या होता है, इनको देखते हैं। रोनी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि मूल प्रश्न नहीं होता है कि वह तथ्य का अच्छा साक्ष्य है, किस संबंध में या किस अन्वेषण में सामने आया कि वहां पे यह चीज आपका बलि यह होता है कि वह साक्ष्य जिसे इस प्रकार प्राप्त किया गया कि पत्र जो है आपका एक साक्ष्य नहीं होता है, ठीक है। साक्ष्य आपका अलग होता है और शपथ पत्र आपका अलग होता है, ठीक है। लेकिन शपथ पत्र जो आपको देता है, अगर वो व्यक्ति आपको कोर्ट में आकर उस चीज के लिए कहता है कि हाँ ये हमने किया है, इसको हम जो है ऐसा मान रहे हैं, तो वो आपका शपथ पत्र आपका क्या बन जाता है, साक्ष्य बन जाता है। लेकिन उस व्यक्ति को वहां पे आना आवश्यक हो जाता है कोर्ट में गवाही देने के रूप में, ठीक है। वैसे शपथ पत्र जो है हर एक चीज के लिए जो है आपका आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कुछ भी चीज अगर जो है तो आपको वहां पे क्या पहले ही आप डिफाइन करते हैं और डिफाइन करने के लिए आपका बेसिकली आपका शपथ पत्र यूज होता है। तो धारा 3 के अर्थ के अंतर्गत शपथ पत्र के कथन आपके साक्ष्य नहीं होते हैं, परंतु जब न्यायालय यह आदेश देता है कि किसी तथ्य को सबूत शपथ पत्र से लिया जाए तो वह साक्षी हो जाएगा, ठीक है। अगर सबूत वहां से मिल रहा है शपथ पत्र से तो वो आपका साक्षी हो जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के संशोधन 2002 में जो आपका 1 जुलाई 2002 को संशोधन हुआ, उसमें आपका एक शपथ पत्र के रूप में साक्षी वह सुविधा प्रदान की गई थी। शपथ पत्र आपका जो साक्षी शब्द की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। शपथ पत्र केवल तब साक्षी बन सकता है जब विधि द्वारा विशेष रूप से अनुज्ञा दी गई हो। कोई तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किया जा सकता है। कोई भी तथ्य आपका है, अगर कोई एलिमेंट्स है तो वहां पे आप शपथ पत्र के द्वारा उसको साबित कर सकते हैं। जैसे आप वहां पे कहीं के निवासी हैं तो वहां पे शपथ पत्र होता है। आप कोई जैसे वहां पे इलेक्शन लड़ते हैं तो वहां पर भी आपका एक शपथ पत्र होता है। तो हर एक चीज का आपका शपथ पत्र होता है, सब अलग अलग होते हैं, लेकिन वो आपका साक्ष्य नहीं होता। लेकिन वहां से अगर जो आपको कोई तत्व मिल रहा है तो वो आपका साक्ष्य बन जाता है। सह अभियुक्त की आपकी स्वीकृति कैसे होती है, इसको हम देखते हैं। तो इसमें देखिए कि किसी सह अभियुक्त की स्वीकृति वास्तव भाव में साक्ष्य नहीं होती है। मतलब कि अगर जो कोई व्यक्ति कह रहा है हाँ इस बात की स्वीकृति ले रहे हैं, तो वहां पे आप वास्तविक रूप में वह आपका साक्ष्य नहीं होता है, क्योंकि ना तो वह अपने कथन पर जो कथन आपका शपथ पत्र पर देता है और ना ही प्रतिपरीक्षा होती है, परंतु सह अपराधी का अभिसाक्ष्य वहां पे साक्षी होता है, क्योंकि वह शपथ भी उठाता है और प्रतिपरीक्षा भी करता है। इसी कारण से किसी अभियुक्त का कथन कोई साक्षी नहीं होता, क्योंकि उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं होती है। किसी एक मामले में दिया गया साक्षी जब तक पक्षकार खुद न चाहे दूसरे मामलों का साक्षी नहीं बन सकता। एक मामले में अगर जो उसने दिया है अपना साक्ष्य, ठीक है, तो दूसरे मामले का वह साक्षी नहीं बन सकता जब तक वह पक्षकार यहाँ पे जिसने दिया है वह खुद ना चाहे, तब तक यह इसका साक्षी नहीं बनेगा। न्यायाधीश का अगर व्यक्तिगत ज्ञान की बात की जाए तो वहां पे आप ये चीज देख सकते हैं कि किसी भी मामले में न्यायाधीश का व्यक्तिगत अगर जो ज्ञान है तो वो आपका साक्षी नहीं हो पाएगा। मतलब कि जैसे मान लो ये आपके न्यायाधीश हैं और ये आपका यहाँ पे कोई घटना घटी, ये जानते हैं कि ये घटना घटी है और इनका व्यक्तिगत ज्ञान कह रहा है कि ये घटना घटी है, ये हमने देखा है, फिर भी ये वहां पे देखा हुआ इनकी चीजें वहां पे साक्षी नहीं होगी। अब हम लोग पंचनामा देखते हैं। पंचनामा देखिए कि पंचनामे के विषय वस्तु उन लोगों के कथन जिन्होंने उसे हस्ताक्षरित किया है। मतलब पंचनामा क्या, जैसे एक आपका ये होता है और इसमें जो पूरा शेड्यूल आपका लिखा होता है कैसे कैसे क्या है, और इसमें दोनों पक्षकार अपना जो है क्या साइन करते हैं, तो ये दोनों आपके साक्षी होते हैं और ये साक्षी के रूप में हाजिर होना पड़ता है। और पंचनामे से वे केवल अपनी स्मृति ताजा करते हैं। मतलब ये जो पंचनामा है, जो ये दस्तावेज है, इससे क्या होता है, हाँ ये हमने बोला था और इसके लिए हमने गवाही दिया था और साइन किया था, केवल अपने ज्ञान में मतलब जो है वो चीज को बार बार
करते हैं, ठीक है, मतलब उसको क्या करते हैं, स्मृति करते हैं, मतलब स्मृति मतलब मेमोरी को अपना जो है रीयूज करते हैं। अब हम देखते हैं टेप रिकॉर्ड। टेप रिकॉर्ड आप जानते हैं कि ये आपका किसी बातचीत का जो है टेप रिकॉर्ड दस्तावेजी साक्ष्य होता है। दस्तावेजी मतलब आपका एक मौखिक साक्ष्य होता है, एक आपका दस्तावेजी साक्ष्य होता है। तो मौखिक साक्ष्य आप जानते हैं कोई व्यक्ति अगर जो अपने मुंह से ही केवल कहता है तो वो मौखिक साक्ष्य में आता है, और बाकी सारे साक्ष्य आपका दस्तावेजी साक्ष्य में आते हैं। अब यहाँ आप लोग मूवी वगैरह में हर जगह देखते होंगे कि कुत्ते द्वारा अगर जो कोई खोज होता है तो वो क्या होता है, जो तथ्य किसी की खोज कर सकने वाले कुत्ते से पाया जाता है तो वह वैज्ञानिक साक्ष्य की श्रेणी में आता है। उच्चतम न्यायालय ने एक अपने ही पूर्ण निर्णय का संदर्भ दिया और यह कहा कि जासूसी कुत्तों द्वारा पाया गया साक्ष्य कमजोर प्रकृति का होता है। उच्चतम न्यायालय ने विचार प्रकट किया कि सूंघने वाले कुत्तों के सहारे से पाए गए साक्ष्य के आपराधिक न्यायालयों को ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे साक्ष्य में पैदाइशी कमजोरियां होती हैं। न्यायालय ने जो है अन्वेषण करने वाले अभिकरणों को अपराधियों को खोज निकालने के तौर तरीके से जिसमें कुत्ते भी शामिल हैं उनके विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं की है। इसका क्या मतलब है कि कुत्ते द्वारा जो साक्ष्य वहां पे खोजा जाता है वो आपका जो है वैज्ञानिक साक्ष्य के अंतर्गत आता है, और कुत्ते के द्वारा जो मतलब जो साक्ष्य आपका खोजा जाएगा वो ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, वह आपका कमजोर प्रकृति का होता है। ये आपका जो है न्यायालय ने अपने पिछला जो अपना जो निर्णय दिया था उसके संदर्भ में ये आगे बताया, ठीक है। अगला आपका पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में देखते हैं। ये आप जानते हैं कि आईटी आपका एक्ट जो 2000 में आया उसको संशोधित किया गया। साक्ष्य की जो परिभाषा के दूसरे भाग में अर्थात दस्तावेज जो न्यायालय की जांच में प्रस्तुत किए जाते हैं उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी सम्मिलित होते हैं। साक्ष्य आपका मौखिक साक्ष्य और आपका दस्तावेजी में आपका इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी आते हैं। इसका प्रभाव यह है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी दस्तावेजी साक्ष्य में रखा गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2(1) में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की परिभाषा दी गई। आईटी एक्ट 2000 में आपकी जो धारा है 2 की उपधारा 1 में आपका क्या दिया है, साक्ष्य की परिभाषा मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस की परिभाषा दी गई, ठीक है। अब तथ्य देखते हैं। तथ्य मतलब ये आपकी जो है एविडेंस ला की धारा 3 और धारा 3 में ही आपका तथ्य है। तो तथ्य को देखिए कि साक्ष्य विधि के कार्य तथा परिभाषा से प्रतीत होता है कि साक्ष्य तथ्यों से संबंधित है, इसीलिए साक्ष्य के मामलों के तथ्यों को ही सीमित रखना पड़ता है कि साक्ष्य आपका क्या है, तथ्यों से संबंधित होता है, इसलिए साक्ष्य के मामलों को तथ्यों तक ही सीमित रखना होता है। इस प्रयोजन है तो तथ्य शब्द की परिभाषा आवश्यक हो गई है और यह धारा 3 में निम्नलिखित तरीके से दी गई है। तथ्य से विपरीत आपका क्या है और इसके अंदर कौन सी चीजें आती हैं उनको देखते हैं। ऐसी कोई वस्तु जो वस्तुओं की अवस्था या फिर वस्तुओं का संबंध जो स्त्रियों को बोध करवाता हो, इंद्रियों का बोध कराता हो, ठीक है। तो इंद्रियों का मतलब आपका नाक, कान, आंख, ठीक है। यहाँ से जैसे आपने किसी चीज को देखा है, सुना है, ठीक है, सूंघा है, तो वहां पे क्या वो भी आपका साक्ष्य आता है, वो साक्ष्य का तथ्य होता है। कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, मतलब कोई ऐसी फीलिंग चीजें हो सकती हैं जिसका जो है उसको वो चीज का हो कि ज्ञान हो, ठीक है, तो वो भी आपका तथ्य में आता है। विधि को केवल भौतिक रूप से तथ्यों का ही ध्यान में नहीं रखना होता, अपितु वैसी चीजों को भी भौतिक परीक्षण से परे होती हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति की मानसिक दशा। अगर उसकी मानसिक दशा ही नहीं सही है तो वह पे चाहे भौतिक चीजें उसने देखी हो ना देखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर जो पागल है तो फिर उसका नहीं माना जाएगा ना, तो जो साक्ष्य होगा वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसकी मानसिक दशा उसकी सही नहीं है। तो भौतिक चीजें उसने देखी हो नहीं देखी हो तो वो भी डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, ये कब होगा, ये आपका परीक्षण होगा, ठीक है। परीक्षण भी हो जाएगा, अगर उसकी मानसिक दशा नहीं सही है तो परीक्षण होने के बावजूद भी उसका साक्ष्य नहीं माने रखेगा, ठीक है। कई बार विधि को किसी व्यक्ति का सद्भाव और असद्भाव देखना पड़ता है और कई बार उसका आशय या असावधानी, क्योंकि कई मामलों में मानसिक आपकी जो है दशा वहां पे सही नहीं होती है, ठीक है। और इसीलिए किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की जो है दशा का भी एक तथ्य माना जा गया है। यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की दशा उतना ही बड़ा तथ्य है जितना कि उसकी पाचन क्रिया की दशा। ऐसे तथ्य जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को जो है मालूम होते हैं और भौतिक रूप में जांच नहीं की जा सकती, ठीक है, तो इन्हें अंदरूनी तथ्य कहते हैं। कि भौतिक
कि उसकी जांच नहीं हो सकती और मस्तिष्क में मालूम पड़ते हैं तो उसे अंदरूनी तथ्य कहते हैं। वस्तुओं की दशा या उनके संबंध भी एक तथ्य माने जाते हैं। किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य की दशा भी आपकी तथ्य होती है। विवादक आपके तथ्य क्या होते हैं? विवादक तथ्य आपके ये होते हैं कि किसी भी चीज के लिए आपका जो है एक लोग सही बता रहे हैं, एक लोग गलत बता रहे हैं, तो वो आपके विवादक तथ्य में आ जाते हैं। जैसे देखिए विवादक तथ्य का क्या मतलब, इसको देखिए कि ऐसा कोई भी तथ्य जिससे कि अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या फिर निर्योग्यता जिसका किसी वाद या फिर कार्रवाई में प्रख्यान किया गया है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या फिर विस्तार की उत्पत्ति वहां पे होती है, तो वहां पे आपका विवादक तथ्य में आते हैं। जैसे खा की हत्या का अभियुक्त है, ठीक है, जैसे खा की हत्या की गई तो उसमें क्या है, अब खा की हत्या कर दी गई, ठीक है, तो उसमें एक विवादक तथ्य यह है कि यह कि का ने खा की मृत्यु कारित की है, या भी हो सकता कि का आशय खा की मृत्यु कारित करने का था, मतलब मृत्यु हो तो गई उसकी खा की, तो ये भी हो सकता है ना। जैसे यहाँ पे आप समझिए, जैसे एक ये है ए और एक ये है बी, ठीक है, तो इनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे बोला गया कि हो सकता है कि बी ने मृत्यु की, बी ने मृत्यु दी हो, मतलब की हो, ठीक है, हो सकता है इसने ही मारा हो, तो दोनों में काफी अंतर है, क्योंकि दी हो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट नहीं, मतलब करेक्ट मतलब यहाँ पे आपका 100% संभावना नहीं है कि इसने ही किया, और यहाँ पे 100% संभावना है, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका तथ्य ऐसे हो जाते हैं जो आपके विवादक होते हैं, ठीक है। प्रत्येक मामले में साक्षी का याद के तथ्यों को सीमित रखना पड़ता है, प्रत्येक मामले में साक्षी को याद करके उसको सीमित रखना पड़ता है, और मामले में संबंधित कुछ ऐसे तथ्य हो सकते हैं जिनके बारे में पक्षकार सहमत हो और उनके बारे में कोई विवाद ना हो, तो वह तथ्य आपके पक्षकार कहता है और दूसरा स्वीकार कर लेता है, ठीक है। तो वहां पे जैसे का के पक्षकारों के नाम, पते और उनकी विशेष कंडीशन वहां पे बात स्वीकार कर लेता है, तो वो आपके साक्षी में लाना आवश्यक नहीं होता, उसको प्रूव करना आवश्यक नहीं होता। जैसे कि ये हैं, ठीक है, और एक ये है, ठीक है, ये कह रहे हैं मेरा नाम ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, चार इन्होंने कोई कंडीशन बताई और ये कह रहा है ठीक है आपकी 4 कंडीशन हम मानते हैं, तो ये 4 कंडीशन को प्रूव करने के लिए कोई आपको वहां पे सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, इनको प्रूव करना ही नहीं, ये आपका तथ्य है ही नहीं, ये बताया गया, ठीक है, कि ये जो कंडीशन ये जो बता रहा है और ये जो मान रहा है एक दूसरे से सहमत हैं, तो उसको आपको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया। न्यायालय का प्रथम कर्तव्य उन तथ्यों को जानना होता है जिनके बारे में आपका मतभेद होता है, एक दूसरे के मतभेद होते हैं, उनको ही विवादक तथ्य कहते हैं। धारा 3 में दी गई परिभाषा के अनुसार विवादक तथ्य ऐसे तथ्य को कहते हैं जिन पर मतभेद हो और जिन पर पक्षकारों के दायित्व और अधिकार निर्भर करते हों। किसी भी तथ्य का विवादक तथ्य तभी माना जाएगा जब आपकी जो है 2 शर्तें पूरी करती हो। प्रथम यह कि उस तथ्य के बारे में पक्षकारों में मतभेद हो, और दूसरी वह तथ्य आपका काफी ज्यादा आवश्यक हो और दायित्व और अधिकार पर निर्भर करता, तब उसे विवादक तथ्य माना जाता है। अब विवादक तथ्य देखिए, विवादक तथ्य इसमें क्या होगा, ये आपके एक दूसरे को सहमति नहीं होगी दोनों पक्षकारों की, और दायित्व और अधिकार बहुत ही जरूरी हो उसके लिए, ठीक है, तब ये आपके तथ्य जो है विवादक तथ्य माने जाएंगे, ठीक है। जिस सीमा तक जो पक्षकारों का दायित्व और अधिकार किसी विशेष विधि के उपबंधों पर निर्भर करता है, उस विशेष विधि के संबंध में ही जाना जा सकता है कि विवादक तथ्य वहां पे क्या है। उदाहरण के लिए देखिए कि यदि असावधानी से की गई क्षति के लिए वाद लाया गया, तो दुष्कृति विधि के असावधानी से संबंधित नियम और पक्षकारों के सुसंगत तथ्यों के भेद में आपका मतभेद करेगा, ठीक है। मान लो गलती से चीज हुआ तो वो कहेगा इसने गलती किया, वो कहेगा हम गलती नहीं किए, तो वहां पे आपका तथ्य जो है विवादक तथ्य होगा, और यही चीज यहाँ पे बताया गया। अब देखिए साबित और ना साबित, ठीक है, साबित कोई चीज साबित हो गया और कोई चीज ना साबित हुआ है, तो साबित कैसे होगा, ना साबित कैसे हुआ, और साबित नहीं हुआ, तीनों में अंतर, ठीक है। इसको देखिए कि साबित का क्या मतलब है कि कोई तथ्य साबित
हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विचारों पर विचार करता है, समक्ष अपने विषयों पर विचार करता है और यह विश्वास हो जाता है कि यह तथ्य जो है यह सही है, इसकी परिस्थिति सही है, कंडीशन सही है, अनुमान से कार्य कर नहीं है, इसके यहाँ पे जो तथ्य है वो आज बिल्कुल एक घटना सत्य था, तो वो आपका साबित हो जाता है। ना साबित होता है कि जब न्यायालय के समक्ष जो उसके समक्ष विषय होते हैं उस पर अगर जो विचार विमर्श होता है, फिर उसके बाद वो सिद्ध हो जाता है कि इसकी परिस्थिति अलग है और एक कंडीशन अलग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिस्थिति और आपका जो वहाँ पे तथ्य अलग अलग हो जाते हैं, तो वहाँ पे ना साबित हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ना तो साबित किया गया और ना ही साबित है। ठीक है, अगला पॉइंट, साबित का स्तर देखिए, मतलब सबूत का स्तर। तो सबूत का स्तर देखिए, तो सबूत के स्तर में देखिए ये उपबंध किसी तथ्य के साबित, ना साबित और जो तथ्य साबित नहीं हुए उनके बारे में बताया गया है। इस विषय पर सारे अधिनियम में केवल यही उपबंध मिलते हैं कि किसी तथ्य को साबित करने के लिए न्यायाधीश को उसके अस्तित्व के विचार में विश्वास दिलाने के लिए कितना सबूत देना होगा। मतलब किसी तथ्य को साबित करना है तो उसको जो है उस तथ्य को साबित करने के लिए और कितने जो है तथ्य देने होंगे जिससे कि न्यायाधीश इस पर विचार कर ले। ठीक है, इस विषय पर यह उपबंध जो है प्रकाश डालते हैं कि इस प्रकार का उत्तर कई बातों पर निर्भर करता है, क्योंकि सिविल तथा दंडिक मामलों में विभिन्न प्रकार के सबूतों की अपेक्षा की जाती है। सिविल मामलों में किसी तथ्य के बारे में यह मान लिया जाता है कि यह साबित हो गया है यदि साक्षी यह सुझाव देता है कि उसका होना संभावित था, परंतु दंडिक मामले में किसी भी तथ्य तब तक साबित नहीं माना जा सकता जब तक कि उसका अस्तित्व ऐसी सीमा तक सिद्ध ना हुआ हो जाए जिससे कि उसकी घटित ना होने पे युक्तायुक्त संदेह भी रह जाए। मतलब अगर जो वहाँ पे संदेह है तो उसको साबित नहीं माना जाएगा और वो संदेह अगर जो दूर हो जाता है तो उसको साबित मान लिया जाता है। संदेह से अगर जो ऊपर किसी भी चीज का सिद्धांत है तो वहाँ पे उसको लागू हो जाता है, और संदेह अगर जो है तो वहाँ पे आपराधिक कार्रवाई में भी लागू होता है। ठीक है, साबित हो जाने का तात्पर्य गणितीय स्तर वाले सबूत से नहीं कि मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये यहाँ पे मतलब नहीं है। जैसे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखते थे कि LHS बराबर RHS, तो वो साबित होने का यहाँ पे मैटर नहीं है, यहाँ पे दूसरी चीजें हैं, क्योंकि यह असंभव है कि इसका तात्पर्य केवल ऐसे साक्ष्य से है जो किसी भी युक्तायुक्त व्यक्ति को एक विशेष निष्कर्ष पर आने में प्रेरित करता है। संदेह सबूत का जो है स्थान नहीं ले सकता, संदेह आपका सबूत का स्थान नहीं ले सकता, और ना ही न्यायाधीश का नैतिक विश्वासी अभियुक्त दोषी है। संदेह आपका एक ऐसा सागर है जिसका किनारा कोई नहीं होता है और न्यायालय इसका सहारा लेता है, वह बिना खेवैया के होगा। ठीक है, और वहाँ पे वो संदेह होगा तो वहाँ पे वो साबित और ना साबित वहाँ पे दोनों न्यायालय पे उसका जो है विचार होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, किसी साक्ष्य के तथ्य को साबित करने की क्षमता का उतना ही महत्व होता है जितना कि उस साक्ष्य के ग्राह्य होने के प्रश्न के बारे में निर्णय पहले ही कर लेना चाहिए कि यह तथ्य विचार करना चाहिए या फिर विचार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे अगर जो विचार करना चाहिए नहीं विचार करना चाहिए, दोनों चीज वहाँ पे मैटर करता है। और अगर जो विचार करना चाहिए तो उसको साबित करना होगा, और नहीं विचार करना चाहिए तो वहाँ पे क्यों नहीं उसको विचार करना चाहिए, इसको भी साबित करना होता है। ठीक है, सबूत का स्तर काफी ज्यादा हाई जो है स्टैंडर्ड का होना चाहिए ये होता है, क्योंकि किसी भी न्यायाधीश के लिए ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे सबूत लेके गए और वो साबित जो है वो तुरंत मान लिया और तुरंत नहीं माना, क्योंकि वहाँ पे दोनों पर जो है आपको विचार करना होता है और दोनों पे विचार करवाने के लिए आप ही बने हैं, क्योंकि आप एक वकील होने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ पे दोनों चीज आपको साबित करवाना होगा और न्यायाधीश को बताना होगा कि आपने इसको कैसे साबित किया है। ठीक है, ये सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप वहाँ पे कैसे अपनी वकालत करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। किसी संदेह के बारे में युक्ति तभी कहा जाता है जब वह भावनाओं से प्रभावित ना हुआ हो या हवाई अंदाजेबाजी आपकी नहीं हुआ हो। कि अगर जो किसी भी चीज को वहाँ पे साबित करना तो वहाँ पे अगर जो किसी भावना या फिर हवाई अंदाजेबाजी नहीं हुआ तो उसको साबित कर सकते हैं। वास्तविक चीजें अलग होती हैं, तात्विक चीजें अलग हो जाती हैं। ठीक है, वास्तव में आपकी जो चीजें अलग होंगी और अगर जो वहाँ पे साबित करना होता है तो वहाँ पे चीजें काफी ज्यादा टफ हो जाती हैं। ऐसे तथ्य जो साक्षी द्वारा स्थापित हो जाते हैं और उनसे संबंधित तथ्यों के अस्तित्व का अनुमान लगाकर उन्हें साबित माना जाता है, तो ऐसे अनुमानों को निरर्थक अटकल नहीं कह सकते। ऐसे तथ्य कैसे साबित किए जाएंगे उसको हम देखते हैं। दो तरीके से
एक तो तथ्यों के प्रत्यक्ष साक्ष्य के द्वारा और दूसरा आपका सुसंगत साक्ष्य के द्वारा उसको साबित कर सकते हैं, जिन्हें मोटे तौर पर आपका संबंधित परिस्थितियों का साक्ष्य भी कहा जाता है। सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य को परिस्थितियों का साक्ष्य कहा जाता है। और ये आपकी लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी लाइन यहाँ तक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अधिनियम की स्कीम से यह प्रतीत होता है कि विवादक तथ्यों को या तो प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा या फिर संबंधित परिस्थितियों के साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। परिस्थितियां आपकी वहां पे जो संबंधित परिस्थितियां हैं उनका साक्ष्य सुसंगत परिस्थितियों तक जो है सीमित रखा जाता है। दांडिक जांच वाले अगर देखा जाए तो परीक्षण में संदेह को परे रखते हुए सबूत के आधार पर विचार प्रयुक्त करना चाहिए। दीवानी मामलों में निश्चित कुछ नाजुक व्यक्तिगत रिश्ते जैसे पति पत्नी के मामले में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें वहां पे साक्ष्य करने की बात बताई गई है। अगला आपका पॉइंट है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में प्रयुक्त शब्द के अर्थ प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप, आपके इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, ये सारी चीजें आपके जो है IT 2000 में आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक